ये वो गुलकारी थी और ये वो नगमे थे, ये वो शायरी थी जिन्होंने 6 सितंबर 1965 में आज से 56 बरस पहले ये जंग जीतने में, दुश्मन के दांत खट्टे करने में एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया। हमारे बहादुर सपूत जिन्होंने इस कौम की खातिर, मुल्क की खातिर कुर्बानी दी। आज ये खुसूसी प्रोग्राम हम उनके लिए लेकर आए हैं। पहला सेगमेंट आपने देखा, उसमें भी हमने इसी जंग के हवाले से कुछ यादें ताज़ा की और ये वो जंग है जो आज भी जारी है। नौयत तब्दील हो गई है, दुश्मन आज भी मौजूद है। पहले दुश्मन ने वार किया, जानते थे, आज अनदेखा दुश्मन भी मौजूद है और हमारे अपने अंदर सफ़ों में मौजूद है। उस हवाले से भी बात करेंगे। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ गेस्ट उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है इस सेगमेंट में। उनका पहले आपसे तारुफ करवा दूं। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं कमोडोर नवीद अहमद साहब। आप पाकिस्तान नेवी से कमांडर सबमरीन के तौर पर रिटायर्ड हुए और इस वक्त पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में डायरेक्टर रिसर्च के ओहदे पर तैनात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन सलीम मेतला साहब। बहुत शुक्रिया आपका भी। आप पाकिस्तान एयरफोर्स से बतौर ग्रुप कैप्टन रिटायर हुए। आपके क्रेडिट पर यह बात है कि आपने 65 और 71 की जंगों में हिस्सा लिया और 1973 की अरब इसराइल जंग में भी आपने शमूलियत इख्तियार की। ऑनर फॉर अस। थैंक यू। आपके साथ अली अब्बास, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और मेरे दाएं जानिब जो हैं, अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि वो शहादतों का और कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। आज भी हमारे मुल्क के जवान इस मुल्क की खातिर अब जामे शहादत नोश कर रहे हैं। और अगेन पहले सेगमेंट में भी बताया था, बड़ा मुश्किल होता है वालिदैन के लिए अपने बेटे की शहादत का गम बयान करना, लेकिन साथ ही साथ एक फ़ख्र महसूस करते हैं वो वालिदैन, जिससे सीना चौड़ा हो जाता है। वो फ़ख्र जो है आज जानने की कोशिश करेंगे। कर्नल नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं। आप वालिद और वालिदा हैं मेजर अली सलमान नासिर शहीद के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। बहुत हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आज आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। हमारे साथ अगले मेहमान जवाद अहमद साहब हैं। इनका तारुफ सियासतदान के तौर पे अब तो ज़ाहिर है मैं करवाऊंगी। पाकिस्तान बराबरी पार्टी के चेयरमैन हैं और साथ ही साथ समाजी कारकुन भी हैं। जवाद अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमने आर्मी की भी बात की पहले सेगमेंट के अंदर, वहाँ पे थोड़ा सा जिक्र हुआ, लेकिन मैं चाहूँगी कमोडोर साहब, नेवी की जो उस वक्त जो सलाहियतें थीं और हम बार बार जो है वो आबदोज़ गाजी का नाम सुनते हैं, तो क्या उस वक्त वाहिद हथियार था नेवी के पास? सबमरीन गाजी का एक बड़ा कलीदी किरदार है। और आपको शायद सुन के हैरानगी हो कि उस वक्त 65 की जंग में हमारे पास आबदोज़ थी और इंडिया के पास आबदोज़ नहीं थी। और आबदोज़ की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि वो जाके दुश्मन के इलाके में लड़ती है। और चूँकि जब आप दुश्मन के इलाके में लड़ते हैं तो आपकी जो माइंड सेट होता है वो एक ऑफेंसिव माइंड सेट होता है। तो पाकिस्तान नेवी जब जंग में गई है तो बिल्कुल ऑफेंसिव माइंडसेट के साथ गई। और हमारी हिकमत अमली ये थी कि हमने गाजी को मुंबई के बाहर पहले से प्लेस कर दिया। यानी जंग 6 को शुरू हुई है, 5 तारीख को गाजी मुंबई के बाहर मौजूद थी और उसको ये अहकाम दिए गए थे कि आपने सिर्फ बड़े जहाज़ों को डबोना है ताकि दुश्मन की कमर एक ही दफ़ा टूटे। और आपको सुन के हैरानगी होगी कि पूरी जंग में दुश्मन अपने बड़े जहाज़ नहीं निकाल सका, जस्ट बिकॉज हमने गाजी को वहाँ पहले प्लेस कर दिया था। ठीक है। और जब गाजी को हमने प्लेस कर दिया, दुश्मन के जहाज़ निकल नहीं रहे थे, तो हमने कहा कि भाई अब ऐसा मनूवर किया जाए जिससे कि हम दुश्मन को बाहर अटैक करें। तो पाकिस्तान नेवी ने जो है 7 तारीख को फैसला किया कि हम जाके द्वारका पे अटैक करेंगे। ठीक, बिल्कुल। द्वारका पे अटैक के 4 बड़े मकासद थे। एक मकसद तो था कि द्वारका पे जो हमारा रडार लगा हुआ था उसको तबाह करना। वो रडार जो है दुश्मन के रेड्स को लेके आ रहा था कराची और कश्मीर की तरफ। ठीक है। दूसरा ये था कि वहाँ पे हम जाके दुश्मन की सरजमीन पे उसको ललकारें। और तीसरा जो उसका जो सबसे बड़ा वो ये था कि पाकिस्तान नेवी जो एक ऑफेंसिव माइंडसेट के साथ थी, तो हमारा मनूवर ये था कि हम जाके जब द्वारका पे अटैक करेंगे वहाँ से इंडियन शिप्स बाहर निकलेंगे और हमारी सबमरीन उनको जो है वो अटैक करेगी। अच्छा, ये एक तो चीज़ में क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, ये शायद हमारे बहुत सारे लोगों को या स्पेशली यंग जनरेशन को नहीं पता कि हमारे पास सबमरीन थी, भारत के पास सबमरीन नहीं थी। अदरवाइज अददी बर्तरी हमें हासिल नहीं थी, उनको थी क्योंकि हमारा 1:3 का रेशो हमेशा रहा है। अच्छा, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर था, उनके पास 16 जहाज़ थे, हमारे पास सिर्फ 7 थे, और उनके पास भी कैरियर था, हमारे पास भी। लेकिन गाजी ने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। दूसरा एक हमारा ऑफेंसिव माइंडसेट, यानी आपको सुन के हैरानगी होगी कि पाकिस्तान नेवी ने यह फैसला किया कि इंडियन नेवी का कोई भी जहाज़ 100 मील के अंदर नहीं आएगा, और यही हुआ। यानी आपको सुन के हैरानगी होगी कि पूरी जंग के दौरान
कोई भी इंडिया का जहाज़ पाकिस्तान की साहिली पट्टी के 200 मील के अंदर नहीं आया अच्छा, पूरी जंग के दौरान। अच्छा, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमने गो की अददी कमी थी, लेकिन हमारी जो सुपीरियर स्ट्रैटेजी थी या हमारी सुपीरियर हिकमत अमली थी उसके वजह से। और तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, शायद लोगों को इस बात का इदराक नहीं है कि जब भी कोई नेवी जंग में जाती है तो कभी भी वो पूरी तरह तैयार नहीं होती। ठीक है, हमारे 7 के 7 जहाज़ थे जो हमारे पास 7 के 7 तैयार थे और 7 के 7 ने जाके इंडिया की सरजमीन पे हमला किया। सलीम इतला साहब, आपकी जानिब आते हैं। आपका आंखों देखा हाल, क्योंकि आपने तो खुद उस जंग में हिस्सा लिया है, तो कब खबर मिली, कब इत्तला आई कि दुश्मन जो है वो हमलावर हो रहा है? देखिए, जो जंग होते हैं ये सडनली नहीं आती, सही, आपको 2-3 महीने पहले उसकी इंडिकेशन आनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। और इस तरह इंडिकेशन नज़र आ रही थी। और मैं उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट लेफ्टिनेंट था। अच्छा। और सरगोदा में पोस्टिंग थी। अच्छा। तो ये चीज़ें नज़र आ रही थी। तो सही बात यह थी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने 6 सितंबर को इवनिंग में हमने बैक वक्त उनके 4 बेसिस पे अटैक किया और बहुत कामयाबी अल्लाह ने दी हमें। और उसके बाद हमें पक्का पता था कि ये कल सुबह को रिटेलिएट करेंगे। ठीक है। और हम भी फजर की नमाज के साथ ही कॉकपिट में बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे। और अल्लाह की इतनी मेहरबानी हुई कि जब वो आए तो मैं अब MM आलम साहब से शुरू होऊंगा। सबसे पहले मैं MM आलम साहब से शुरू होऊंगा कि अब ये बड़ी मज़ेदार बात है कि 4 एयरक्राफ्ट आए, उन्होंने सरगोदा को अटैक किया और वो वापस जा रहे हैं। ठीक है। और उधर से 4 और आए हैं और चक जुमरा के करीब जी, ये वन ऑफ दोज कोइंसिडेंसेस इन लाइफ कि 4 उधर से आए, 4 उधर से, 8 2 ऊपर है 56 MM आलम और उनके नंबर 2 और ऊपर इनके F-104। तो अब इस गुत्थम में MM आलम साहब को अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत नसीब की कि उन्होंने 1 मिनट के अंदर 5 जहाज गिरा दिए। बिल्कुल। और मैं इसी ब्रेथ में बताना चाहता हूँ कि ये सब ही आलम थे जिसको उस दिन मौका मिल गया। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड। क्या जज्बा उन वालिदैन का होता है खुद जो अपने बच्चों को कुर्बान कर देते हैं इस मुल्क पे, जो अपने बच्चों को ट्रेन ही बचपन से ऐसे करते हैं कि वो इस कुर्बानी से दरेग नहीं करते। मैंने जब ये अली की शहादत हुई है तो फिर मैंने नासिर को यही कहा कि जो हमने उसको सिखाया था उसने वही करना था और उसने वही किया। और वो अक्सर अपने अब्बू को कहता था कि अब्बू आप मेरे पे भरोसा करें, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। आपने कहा कि आपने जो सिखाया था वही करना था। आप यकीन जाने आपने बेहतरीन सिखाया था। बस इससे ज़्यादा बेहतरीन, इससे ज़्यादा खूब कोई सिखा नहीं सकता। कोशिश की थी बेटा। आपने तो खुद कर्नल नासिर साहब सर्व किया है, खुद आप आर्मी का, जिस तरह अभी आंटी बता रही हैं कि आपके वालिद भी फ़ौज में रहे, आप भी, और आपके लिए तो उस वक्त मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर है बहैसियत बाप कहीं ना कहीं ये सोच दिमाग में या दिल में ये फ़िक्र तो आती है कि बेटा जा रहा है और आखिरी मुलाकात है या वापस आएगा नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस तरह की बात नहीं है। जब आदमी फ़ौज में भेजता है तो उसको पता होता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इसने अगर ज्वाइन किया है फ़ौज तो उसने अपनी जान की कुर्बानी भी देनी है अगर ज़रूरत पड़े तो। बल्कि मुझे इसकी शहादत से बहुत साल पहले एक ऐसे ख्याल आया दिल में, क्या मेरा बेटा इस काबिल है कि उसको शहादत का रुतबा मिले। और वो पूरी दुनिया ने देखा जी। तो मुसलमान होने के नाते से हम इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि शहादत जो है ये हर मोमिन की ख्वाहिश होती है, उसका इरादा होता है कि अल्लाह ताला उसको ऐसी मौत दे दे, क्योंकि मौत तो बार हक है, ऐसी मौत दे दे जो
दुनिया और आखिरत दोनों इंसान की संवर और है। शहीद तो नहीं मरते, शहीद तो Exactly. जिंदा कुरान होते हैं। पाक में और लिखा फिर है उसका रुतबा, उसका मर्तबा जो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसकी तरबियत हमसे ऐसी कराई, हमारी निस्बत से अली और अली की निस्बत से आज हम इधर बैठे हुए हैं। जवाद अहमद साहब, अभी जैसा इन्होंने बात की कि बच्चे हमारे सब तैयार हैं, और ये बिल्कुल। कौम के हवाले से भी इन्होंने कहा कि जी। कौम नहीं घबराती, चैनलाइज करने की ज़रूरत है। जी। इन्होंने भी इत्तेफाक किया सलीम अतला साहब की बात से कि कौम खूबसूरत है, लेकिन क्या वाकई चैनलाइज हो रही है? किसका किरदार ज़्यादा बनता? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक तो सैल्यूट करता हूँ इन सबको, और पाकिस्तान के लिए जो इन्होंने किया है, और जो अमन के लिए आखिरकार तो जंग जो है वो होनी इसीलिए चाहिए कि पायदार अमन आए उसके बाद। बिल्कुल तो वो अभी जो हम अमन की हालत में हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल डिसीजंस रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है, उसके अंदर चूँकि आम लोग इन्वॉल्व नहीं थे। अब पाकिस्तान की रूलिंग क्लास जो है वो वही लोग हैं जो कि 1951 में सिंध की असम्बली में 90% जागीरदार थे, और 1953 में पंजाब की असम्बली में 80% जागीरदार थे, और जो फैसले पाकिस्तान के लिए किए जाते थे वो इसी 1% लोगों के अंदर वो फैसले किए जाते थे। ठीक। मैं नहीं समझता कि जो अवाम होती है वो प्रो वॉर होती है, कभी भी नहीं होती। आर्म फोर्सेस भी प्रो वॉर नहीं होती असल में। हाँ, वो जब उनको लड़ना पड़ता है तो वो फिर लड़ती हैं और दिखाती भी हैं बिल्कुल सही, कि मुल्क हमने के लिए अपने मुल्क करते और हैं, कौम हाँ। के लिए लड़ना है आज और हराना है दुश्मन को। लेकिन असल में ये सब जो हैं ये प्रो पीस होते हैं, ये एंटी वॉर होते हैं, क्योंकि वॉर नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा लेनिन को किसी ने कहा कि वॉर इज़ टेरिबल, तो उसने आगे से कहा कि यस टेरिबली प्रॉफिटेबल। अब जो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं ना इससे, वो और लोग होते हैं, और जो लोग जाने दे रहे होते हैं, शहादतें दे रहे होते हैं, वो और लोग होते हैं। असला बेचा जाता है इस दुनिया में, असला पहले बनाया जाता है फिर बेचा जाता है। वो एक बहुत बड़ी इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो एक इंडस्ट्री है, और वो ऐसी इंडस्ट्री है कि वो वॉर को भी इंडस्ट्री बनाती है। सही। वॉर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो तो मौत होती है, ज़ख्म होता है, बर्बादी होती है, वहशत होती है, ये सारी उसकी प्रोडक्ट्स हैं। जब वॉर होती है तो उसके बाद फिर उसके ऊपर भी लोग पैसा बनाते हैं। जब रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, बिल्कुल। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मुल्क सुपर पावर्स के तौर पे उभरे, वो वही मुल्क थे जिन्होंने उन मुल्कों में जाके रिकन्स्ट्रक्शन की जिन मुल्कों के अंदर डेवस्टेशन हुई थी, तबाही हुई थी। तो इसलिए कहीं ना अगर कहीं आप इसको- कह रहे हैं किसी सिस्टम के अंदर बेनिफिशरीज जो हैं वो डेफिनेटली छुपे है, में। और हर मुल्क में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि आज वो वक्त नहीं है कि इस पर इससे ज़्यादा बात बिल्कुल की सही। जाए। आज हम और जो इन लोगों ने किया है और जो लोग ये करते हैं, मेरा तो एक गाना है वो सबको पता है, आर्म फोर्सेस में तो उस गाने को ऐसे लिया जाता है जैसे दूसरा उनके लिए तराना है, वो जो रहे ना रहे ये जीवन कभी, और बल्कि आखिर में जो आपको उन्होंने परचम दिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस गाने के आखिर में भी वो माँ है, उसको वो परचम ही बिल्कुल। ला के अगर देते आप हैं। थोड़ा सुना दें आज, मुझे पता है कि आप अब शायद इतना ज्यादा मैं शौक असल में ना- से टॉक शोज में आके मैंने- सिंगिंग नहीं करते, लेकिन आज के मौके पर नहीं, मैं क्योंकि वो बिल्कुल कर नगमा दूंगा, इस तरह- लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं इतना ज़्यादा नहीं इमोशनल होता था, लेकिन आपने मेरे साथ एक शहीद के वालिदैन बिठा दिए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। आगे सामने मेरे मुजाहिद बिठा दिए आपने हमारे, तो मैं तो इस वक्त नहीं करना चाहता, फिलोसफाइज नहीं करना चाहता सही, वॉर सही। को। तो मैं बिल्कुल सुनाता हूँ, बिल्कुल और आई एम डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग टू ऑल द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। सही। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे
ता कयामत। बहुत खूब। और जितना आप कह रहे हैं कि सभी हम जो हैं वो इमोशनल हैं, और जब भी आप अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद करेंगे या जब आप अपने गाजियों से किस्से सुनेंगे उस वक्त के, तो ऐसी ही एहसास जो हैं वो हर इंडिविजुअल के होते हैं। इसी नोट पे एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं अली अब्बास से चाहूँगी कि पहले भी हमने उनसे नगमा सुना, एक और नगमा सुने, और साथ ही साथ जब वो ख़ुद यहाँ एक गुलकार की हैसियत से बैठे हुए हैं और जब ये नगमे गा रहे होते हैं जो कि शोहदा के लिए हैं, जो कि उनके इस वतन से मोहब्बत के लिए हैं, तो अली ब्रेक से वापस आकर आपके भी इस हवाले से एहसास जानने की कोशिश करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज इस सेगमेंट में भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और उनसे वही बातें हो रही हैं जो कौम सुनना चाहती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं हमेशा जब भी मौका मिलता है ऐसे टॉक शोज़ में करती हूँ कि हमारी बहुत सारी नौजवान नस्ल तक ऐसे पैगामात नहीं पहुँच पाते हैं। जिस तरह यहाँ बात हुई कि आप अपने बच्चों को घर से ट्रेन करते हैं, उनकी परवरिश में, वो कहते हैं उनकी घुट्टी में ये चीज़ें शामिल की जाती हैं जिसमें वतन से मोहब्बत जो है वो सर फहरिस्त होती है। सो अली, सवाल की जाने बातें हैं जो मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले पूछ रही थी कि आप जब शोहदा के लिए और अपने मुल्क के लिए जब इस तरह मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं और वो स्पेशली नगमे गा रहे होते हैं जो उस वक्त लहू गरमाने के काम आए थे हमारे जवानों का, तो कैसा फील करते हैं खुद? बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, और स्पेशली ये हमारा भी एक एज आ आर्टिस्ट एक कंट्रीब्यूशन हो जाता है बीइंग एक कॉम, उस चीज़ को हम करते हैं। एक चीज़ मैं एक वाक़या कोट करता हूँ। मैं इंडिया वो कॉन्टेस्ट जो मैं करके आया था उसमें 14 और 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे थे उधर, तो बहुत ही एक मज़ेदार एक मोमेंट था, स्पेशली जब हमारे तराने बजे वहाँ, तो लिटरली मैं भी लाइक बहुत ही इमोशनली वहाँ हो गया। तो बहुत ही एक जैसे एक सीना हमारा चौड़ा हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह की है हमारी जो अपने मुल्क से जो मोहब्बत है वो है और रहेगी इंशाल्लाह। इसलिए मतलब सब ये याद है तराने और उस वक्त के नगमे जंग के दौरान आपको? जब मैडम नूरजहां जो थी, तो जब वो गाती थी तो हम लोग कहते थे कि जिसके साथ मर्जी लड़ा। अच्छा, ये चीज़ ये बिल्कुल इमोशनल होती है, इसमें कोई दूसरी। और एक प्रेसिडेंट अयूब की मुझे वो बहुत अच्छी तरह तकरीर याद है, बिल्कुल, कि दुश्मन ने किस कौम को ललकारा है, मुझे वो बहुत अच्छी तरह याद है। और फिर मैडम नूरजहां के तराने वाज एज इम्पोर्टेंट एज एनीथिंग एल्स। और मुझे इत्तेफाक हुआ सूफ़ी तबस्सुम साहब से भी मिलने का, और मुझे क्योंकि हमने एक डिनर किया 7 सितंबर का, तो हमने इनवाइट किया मैडम को भी और सूफ़ी तबस्सुम साहब को भी। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों की उतनी ही कंट्रीब्यूशन है जितनी हमारी थी, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। वो जो चाय बनाता था हमारी स्क्वाड्रन में, शेर खान, उसकी भी उतनी कंट्रीब्यूशन है जितनी मेरे मिशन की थी। उसमें तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ये सारी एक टीम है जो कि कौमें बनाती हैं। हर कोई कोशिश कर रहा था कि हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम कैसे अपनी तरफ से कोई 1% ही शेयर जो है वो हमारा, जैसा ख़वातीन के बारे में हम सुनते हैं कि उस वक्त अपने जेवरात जो हैं वो लाकर घरों की ख़वातीन ने देना शुरू कर दिए। मैं आपको छोटा सा एक खून की ज़रूरत पड़ी तो जी बेशक, मैं आपको छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ कि कौम की कितनी, ये मेरे साथ खुद हुआ कि जब 3-4 दिन जब वॉर शुरू हुई 65, तो 3-4 दिन हम सारे दिन रात, तो एक कैपेसिटी होती है कि इसके बाद आप थकना शुरू हो जाते हैं, तो 2 शिफ्टों में हम तकसीम करते। तो मेरी टर्न थी 2 बजे जाने की। अच्छा। तो एयरफोर्स ऑफ सरगोदा एयरफोर्स मैस में और बेस में उस वक्त एक रोड थी, तो मैं जीप में जा रहा था, तो मेरे राइट साइड पे टिपिकल एक जंग की खातून, यंग खातून, जिन्होंने काला तहमत बांधा हुआ था, चादर पहनी हुई थी, और मैं चूँकि रुका हुआ था, ट्रैफिक जा रही थी, तो उन्होंने रुकी और कहा
कि मेरी उम्र भी शाला तेनू लगे। बिल्कुल, ये उस वक्त लोगों की ख्वाहिश थी और लोगों का जज्बा था। सही बात। बिल्कुल। अच्छा कमर साहब, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सिर्फ ज़ाहिर आर्मी नहीं, एयरफोर्स भी, नेवी भी, उस वक्त जब ये खबर हुई, जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि 2-3 महीने पहले इंडिकेशन आना शुरू हो गए थे कि जंग की तरफ दुश्मन जा सकता है, तो इन तीनों अफवाज की आपस में कोऑर्डिनेशन कैसी थी? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1965 वॉर के अंदर जो ना तीनों जो अफवाज की कोऑर्डिनेशन थी वो बहुत बेहतर थी। अच्छा, ये इशू इंडिया के साथ भी था। अच्छा, उन लोगों की कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी नहीं जितनी हमारी साइड की कोऑर्डिनेशन। अच्छा। और इसीलिए जो जहाज़, जो जंग का नतीजा भी निकला वो भी हमारे फेवर में ज़्यादा निकला, क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन तकरीबन नेवी की उनकी कोऑर्डिनेशन आपस में आर्मी के साथ तकरीबन ना होने के बराबर थी। जबकि यहाँ पर हमारी साइड के ऊपर एटलीस्ट 1965 वॉर के अंदर आई थिंक हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना सिनर्जी थी। और इसी हवाले से जब हम, आपने चूँकि सर ने भी बात की बड़ी ज़बरदस्त, एक्चुअली वॉर की प्रिपरेशन और प्लानिंग होती है वॉर से पहले, वॉर में तो एग्जीक्यूशन होती है। तो उस वक्त नेवी की प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त थी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारे सारे जहाज़ बिल्कुल तैयार थे जंग के लिए। और ऑन द इंडियन साइड जो उनका कैरियर था ना वो तैयार था, उनका जो दूसरा क्रूज़र था ना वो तैयार था। इनफैक्ट आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी, मैं ये बड़ी हैरानगी की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 10 सितंबर तक इंडियन नेवी तैयार ही नहीं थी लड़ने के लिए। 10 सितंबर तक। अच्छा। और 10 सितंबर को उनके सेलर्स ने जब मुंबई के अंदर पूरा उनका फ्लीट तैयार हुआ, मैं आपको तैयारी की बात करूँ, सर ने बात की, क्योंकि हम बिल्कुल तैयार थे और वो नहीं थे। और तैयारी होती है पहले, जंग के दौरान नहीं होती। तो उन्होंने नारे लगाए, कराची चलो, कराची चलो, कराची चलो। तो उस वक्त तक तो जंग का पासा पलट चुका था पाकिस्तान के फेवर में। ठीक है। और उनका मोराल तकरीबन जो है ना इस हालत में था कि उनकी इतनी जरूरत ही नहीं कि उसके बाद निकल के वो के बाद उन्होंने कोशिश की आने की कोई हिसाब किताब, लेकिन उस वक्त तक हम अटैक कर चुके थे। ठीक है। हमारा मोराल उस वक्त बहुत हाई था, उनका मोराल तकरीबन ऐप पे था। हमारी सबमरीन ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी, दे न्यू के सबमरीन यहाँ पे लगी हुई है, शिप्स हमारे अटैक कर चुके थे। सो पाकिस्तान नहीं वॉज एट अ वेरी हाई मॉरल एंड अदरवाइज फिजिकली प्लेस्ड वीज़ावी द इंडियंस। सो आपको बड़ी हैरानगी हुई कि 10 तारीख को जना वो नारे मार रहे हैं कि जी चलो कराची चलो, कराची चलो। ये शायद आपको एक बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी, मगर ये फैक्ट ऑफ तारीख की हकीकत है। और सर ने बड़ी अच्छी बात की कि जंग की प्लानिंग जंग से पहले होती है, जंग की प्रेपरेशन जंग से पहले होती है। अगर आप जंग के लिए तैयार नहीं, जब जंग लगे तो फिर आप जंग जीतने के बारे में तस्वुर नहीं कर सकते। और ये एग्जैक्टली इंडिया के साथ हुआ, दे वर कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। देखिए, उस वक्त हम जब 65 की जंग की बात करते हैं तो आपको पता है कि पूरी कौम इकट्ठी हो गई है, दुश्मन आपका भारत है, उसने हमला कर दिया है, वो लाहौर जिमखाना में चाय पीने के ख्वाब देख रहा है। आपने कहा कि नहीं, तमाम फोर्सेस जो इकट्ठी हैं। अब जिस तरह हम मेजर साहब की बात कर रहे हैं, या अभी और हमारे जो नौजवान शहीद हो रहे हैं, हिडन एनिमी है, अनदेखा एनिमी है, आपके अपने रैंक्स में है। अब उस जंग की नौयत, स्ट्रैटेजी, हर चीज़ तब्दील हो गई है, हाइब्रिड वॉर है। सो दोनों चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं, सो आज आपको लगता है कि ख़तरात ज़्यादा बढ़ गए हैं जब हमें समझ ही नहीं है कि कौन दुश्मन है? बिल्कुल इस तरह कोई शक नहीं है इसमें कि हमारे जो इस वक्त के हालात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। कन्वेंशनल वॉर जो है तो वो जैसे बयान फरमाया वो और चीज़ होती है। इसमें तो पता नहीं है कि आप में जो बैठा हुआ है, आपके साथ बैठा हुआ है घर में, कहीं होटल में, कहीं बाज़ार में, वो आपका दुश्मन है या दुश्मन की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो जवाद ने बात की थी ना कि कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, देयर वाज नो कन्फ्यूजन विद अली, देयर वाज नो कन्फ्यूजन विद आर्मी, देयर वाज नो कन्फ्यूजन विद दोज पीपल हु आर स्टिल फाइटिंग ऑन बॉर्डर्स। अभी आप आंटी क्या बताएंगी कि जिस तरह मोटिवेशन की बात हो रही है, तो क्या मेजर अली के लिए वो मोटिवेशन, आप लोगों की तो तरबियत थी कहीं बाहर दोस्तों का, जिस तरह होता है ना बाहर, अब हम बच्चों को भेजते हुए, तरबियत करते हुए लोग डरते हैं, देखते हैं कि आपकी सराउंडिंग्स क्या होंगी, दोस्त क्या होंगे, कंपनी का बहुत फ़र्क पड़ता है। सो आपने कभी उसमें देखा था कि दोस्त क्या है, सोहबत क्या है? बिल्कुल देखा और उस चीज़ का कितना इम्पैक्ट आता है? वो तो देखा था, वो तो बहुत ज़रूरी होता है कि जी आप ज़रा नज़र रखें बच्चों पर कि किस तरह की कंपनी उनकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्योंकि नासिर भी आर्मी से रिटायर्ड है, तो हम लोग आर्मी के
के कैंटोनमेंट्स में ही हम लोग ने ज़िंदगी गुजारी है और आर्मी पब्लिक स्कूल्स में ही मेरे बच्चे पढ़े हैं। तो वहाँ पे ये होता था कि जी माहौल हमारा आर्मी का ही होता था और जो बच्चे क्लास फेलोज़ होते थे वो उनके पेरेंट्स भी हमारे फ्रेंड्स ही होते थे, मतलब एवरीबडी नोज ईच अदर। और वहाँ पे ये था कि नेबर्स भी थे, हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं कैंटोनमेंट्स में, तो वो सबका पता होता था कि ये उनका बेटा है, ये उनका बेटा है। क्योंकि आजकल ये बहुत पेरेंट्स को प्रॉब्लम आता है और ये बहुत सोहबत का जो असर है हम लोग शायद इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बच्चे की वो परवरिश अगर इस तरीके से ना हो और सोहबत गलत हो तो फिर वो नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की कंपनी जो है ना उसको आप ज़रूर चेक करें, वो तो बहुत ज़रूरी है, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। सही। तो आपको वहाँ जब ऑपरेशन पे होते थे, जिस तरह कहा कि इंटेलिजेंस में थे, तो कभी कोई चीज़ कहते हैं ना माँ को कोई बंदा बता देता है, कभी नहीं बताते थे, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, कुछ नहीं बताना बहुत प्रोफेशनल कि क्या प्रोजेक्ट है, कौन सा मिशन है। हाँ, मैं कोई बात कर रहा था तो मैं आती थी तो चुप हो जाता था और मैं उसके फ़ोन से अंदाज़ा सुन के फ़ोन जब वो फ़ोन पे होता था ना, तो मैं उसके फ़ोन की गुफ्तगू जो होती थी उससे अंदाज़ा लगाती थी कि अभी ये गोइंग थ्रू दिस और ये इसका इस वक्त नॉट ईटिंग एनीथिंग, वो खाना वाना भी नहीं खा रहा है, और वो मुझे अंदाज़ा होता था कि ये कुछ है बात ना, वो मुझे नहीं बताता था। जवाद साहब, मुझे बताएं कि जब हम शोहदा की कहानियाँ सुनते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी का एक ख़ुलासा जो है, जिस तरह मेजर अली का उनके वालिदैन बयान कर भी रहे हैं, सो बहुत सारे लोग, ये मैं पहले सेगमेंट में भी बात करी थी और इसलिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स में और इदारों में कहीं कोई कमियां कजियां हो सकती हैं, बट अगर आप पूरे इदारों को, जो कि स्पेशली हमारे यहाँ आजकल होना शुरू हो गया है कि इदारों को आप बदनाम करते हैं या इदारों को गालियाँ देते हैं, तो वहाँ तो ऐसे जवान मौजूद हैं जो शहादतें दे रहे हैं। अच्छा, हमारी जो सियासत है ना बराबरी पार्टी की, हम जिस तरह भी एनालाइज करें मुल्क को, हम मैशत को करें, मैशत में कहाँ कहाँ पर किन किन लोगों की हिस्सेदारी है, चाहे उसको करें, किसी भी सूरत में पाकिस्तान को देखें, लेकिन हम इसलिए कभी भी इस तरह की किसी बहस में नहीं पड़ते और हम कभी भी अदारों के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि हमें ये पता है कि आखिरकार अगर आपके पास एक पार्लियामेंट है, एक सियासी अमल मौजूद है और उस पार्लियामेंट में ऐसी पार्टीज बैठी हैं जो कि आम लोगों को पॉलिटिसाइज या मोबिलाइज ही नहीं करती, उनका ताल्लुक ही नहीं है अवाम के साथ, और उनकी आपने पिछली 74 साल में कारकर्दगी भी देख ली है। आज तक तो एजुकेशन नहीं दे सके वो तमाम बच्चों को, वो हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे सके इस पूरी मुल्क के अंदर लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो अवाम के पास गए नहीं, अवाम उनके साथ है नहीं, अवाम सिर्फ वोटर है। वोटर जो होता है वो कभी भी आपके साथ इमोशनली नहीं खड़ा होता। आप इनमें से किसी को भी कहें कि आप लोगों को अपील करेंगे आप हमारे लिए बाहर निकलें, नहीं निकलेंगे लोग चीफ जस्टिस के लिए निकल आए, लेकिन लोग सियासी पार्टियों के लिए नहीं निकलते, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे साथ मुखलिस नहीं है। तो मैं समझता हूँ अगर कोई ऐसी पार्टी बनती है जो कि अवाम में से उभरती है, अवाम को लीडरशिप देती है, महलों की सतह पे देती है, आम लोगों को पॉलिटिक्स में लेके आती है और कम्युनिटी के फंड्स पे चलती है, जिस तरह लेबर पार्टी है इंग्लैंड में वो चलती है, तो फिर मुझे लगता है कि तमाम अदारे अपने हिसाब से जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसके अंदर रहेंगे और काम भी करेंगे। ये बहुत अभी ज़रूरी क्या होता है कि एक खास तबका, एक प्रिविलेज तबका, उसको हिस्सा मिल जाता है सियासत में आने का, जो आप कह रहे हैं, एक आम आदमी जो है वो नहीं आ पाता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर 1% का कब्जा है, इसकी मैशत पे भी है और इसकी सियासत पे भी है, और ये जो कब्जा है ये शुरू से ही है, ये अभी तक नहीं हमने इसको ख़त्म किया, और ये कब्ज़ा अगर हम इनके साथ म्यूज़िकल चेयर्स इनकी देखते रहेंगे और अवाम ख़ुद अपने हकूक़ के लिए सियासी तौर पे मुनज़्ज़म नहीं होगी, तो मैं नहीं समझता इस मुल्क के हालात ठीक होंगे और इस मुल्क के मसाइल भी हल होंगे। लेकिन चूँकि पॉजिटिव नोट मैं ख़त्म करना चाहूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि मैं फिर इधर ही आऊँगा वापस के पाकिस्तान के अंदर ना जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनके पास एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया के पास नहीं है, क्योंकि हमारा आम तौर पर जो दुश्मन है वही है, और दूसरा हमारा जो अंदर दुश्मन है उसके पास भी वही चीज़ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो भी रही है, वो है कि हम मज़हब के ऊपर जो है ना ईमान वो लड़ते हैं। बिल्कुल
इंडिया जो है वो एक सेकुलर मुल्क है, वो ऑफेंसिव पे आए दोनों दफ़ा, 65 में भी 71 में भी। ऑफेंसिव पे आने के लिए तो स्पेशली आपको आइडियोलॉजी चाहिए होती है, आपको को मकसदियत चाहिए होती है, उसके बगैर आप लड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल तो इसलिए पाकिस्तान का जो एक मामला ये है ना कि लोग यहाँ पे जब वो देखते हैं कि ये हमारे पे चढ़ने लगे हैं, तो एक तो वो समझते हैं कि हम वो छोटा मुल्क समझ के चढ़ रहे हैं इनकी ऐसी तरह से। तो उस वक्त जो है वो एक मजहब का जो पूरा एक आता है, तो मुझे लगता है कि जंग मसलों का हल नहीं होती और जंग होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान भी ना लड़े, इंडिया भी ना लड़े, और हमें लड़ना चाहिए भूख से, गुर्बत से, महंगाई से, तालीम और सेहत के जो मामला। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई दुश्मन भी आपके मुल्क की तरफ ऑब्वियसली मुल्क की बकाक और इस्तेकाम को चैलेंज करे, तो जैसे आपने कहा कि हमारे पास वो चीज़ है जो दुश्मन के पास नहीं, वो ईमान की ताकत है। तो इसी नोट पे मेरे पास टाइम ख़त्म है, आई हैव टू वाइंड अप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का।